डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में स्टडी किया और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन देखा, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। इस सेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड सम पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, लाइक स्पीड, मोमेंटम, इंटेंसिटी, रेडिएशन प्रेशर, पॉइंटिंग फैक्टर, और उसके बाद हर्ज एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसको रिकैप करते हुए हम लोगों ने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फाइंड किया था। C इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे स्पीड हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन द मीडियम, तो इसे हम लोग अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन के टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा फ्री स्पेस में होता है, वैक्यूम के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ मीडियम v इज इक्वल टू 1 by रूट म्यू एप्सिलॉन। सेकेंड पैरामीटर एनर्जी है। हम लोगों ने पढ़ रखा है एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ा, जिसको हम लोग पिक वैल्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, और ये दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं। इट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। आप इसको इजीली शो कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी या तो आप UM या UB से रिप्रेजेंट करें, तो 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। हम लोगों ने सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस E नॉट बाई बी नॉट लिखा। इसमें आप बी नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 म्यू नॉट, बी नॉट का वैल्यू E नॉट बाई सी, इट मीन्स E नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो 1/2 म्यू नॉट, 1/c स्क्वायर को म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो E नॉट स्क्वायर जो न्यूमेरिकली हाफ म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब टोटल एनर्जी यदि आप फाइंड करेंगे तो इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो इसको आप सम कर देंगे इस फॉर्म में, हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अब इसका एवरेज वैल्यू यदि आप टोटल सम करेंगे, तो हमने अभी जस्ट आपको कहा कि न्यूमेरिकली इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसका सम करेंगे तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, इनका सम एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा टोटल एनर्जी। अब इसका एवरेज वैल्यू यदि आप फाइंड करेंगे तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और सिंपली आप मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। थर्ड टर्म इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये पावर बाई एरिया। यदि सोर्स ऑफ लाइट आपका पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एरिया की जगह पर आप 4 पाई r स्क्वायर यूज करेंगे, तो
तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सोर्स। डिस्टेंस जो भी आप लेते हैं वो आर स्क्वायर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसको यहां पर लिखा गया इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया टाइम। टोटल एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने जो लिखा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू टाइम। एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम को आप लिख सकते एरिया क्रॉसिंग, और वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया इंटू टी, ये ए और ए कैंसिल। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, जिसको आप स्पीड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इंटेंसिटी बिकम्स एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, एवरेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। इसको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी। तो इंटेंसिटी भी इस फॉर्म में हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वांटिटी मोमेंटम। अब मोमेंटम को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो मोमेंटम ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज मोमेंटम एनर्जी। तो यहां पर मोमेंटम, तो एनर्जी हम लोगों ने पढ़ रखा है फोटोन के लिए mc स्क्वायर, तो ऑब्वियसली mc into c, mc represents momentum, then momentum is equal to energy per unit speed of electromagnetic waves। और यहां पर एनर्जी के लिए सिंबल हम लोगों ने u यूज किया, तो u by c के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब ये मोमेंटम है। ऑब्वियसली यदि एक वेव किसी सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है और ये सरफेस वेव को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियसली मोमेंटम जो एब्जॉर्ब होगा उसको आप u by c के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यदि यही वेव रिफ्लेक्ट हो जाए इस फॉर्म में, तो रिफ्लेक्टेड वेव, तो ऑब्वियसली माइनस e by c और माइनस u by c, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, इसका सम निकालेंगे तो ये 2u by c के फॉर्म में आएगा। इसलिए जब भी टोटली रिफ्लेक्ट होगा तो 2e by c और 2u by c, दोनों यहां पर e और u न्यूमेरिकली या सिंबल हम लोगों ने एक ही यूज किया। नेक्स्ट क्वांटिटी पॉइंटिंग फैक्टर। पॉइंटिंग फैक्टर, it is the rate of flow of energy crossing a unit area। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 by म्यू नॉट E क्रॉस B। तो E नॉट क्रॉस B नॉट के फॉर्म में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे, तो 1 by म्यू नॉट E नॉट B नॉट साइन 90 डिग्री। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली E नॉट B नॉट बाई म्यू नॉट के फॉर्म में पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा, जो हमने इस फॉर्म में लिखा। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में E नॉट B नॉट बाई म्यू नॉट या E RMS B RMS बाई म्यू नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर इट इज द मोमेंटम इंपॉर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो रेडिएशन प्रेशर इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, रेडिएशन प्रेशर को PA से रिप्रेजेंट करिए या सिंपली P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेडिएशन प्रेशर यदि एब्सॉर्ब होगा तो ये न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ
electromagnetic waves per unit speed of electromagnetic waves। तो किसी सरफेस पर ये रेडिएशन प्रेशर एब्जॉर्ब होगा तो I/c, और इसी तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन प्रेशर 2I/c के फॉर्म में लिखेंगे। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2I/c। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पैरामीटर पढ़ा। लास्ट पैरामीटर जिसको हम लोग वेव इंपेडेंस कहते हैं, हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट में एसीस में पढ़ा था। इंपेडेंस इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट और LR सर्किट और CR सर्किट। ऑब्वियसली इंपेडेंस मीन्स रेजिस्टेंस हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द डिवाइस। तो यहां पे रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है वो मीडियम ऑफर कर रहा है। तो जब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट कर रहा है तो मीडियम एक रेजिस्टेंस एक हिंड्रेंस क्रिएट करता, उस हिंड्रेंस को ही हम लोग वेव इंपेडेंस कहते हैं। इट मीन्स सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द हिंड्रेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए मीडियम टू द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इंपेडेंस इन फ्री स्पेस और मीडियम, पहले मीडियम के लिए लिखें तो म्यू बाई एप्सिलॉन टर्म आ जाएगा, और फ्री स्पेस के लिए आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली म्यू को आप रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये फाइनली म्यू आर बाई एप्सिलॉन आर, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू यदि वैक्यूम और फ्री स्पेस में आप निकालेंगे तो ये अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 376.6 ओम आता है। ये रेजिस्टेंस मीडियम क्रिएट करता है, इसका इफेक्टिव वैल्यू ये है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स को देखा। नेक्स्ट हमारे लिए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है। तो हर्ट्ज ने सबसे पहले ये फाइंड किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो उसने सबसे पहले एक मेटल कॉपर जिंक प्लेट लिया, उसके पैरेलल दूसरे कॉपर जिंक प्लेट को उसने यहां पे प्लेस किया। इससे कनेक्टेड मेटल रॉड है, अब इस मेटल रॉड को दो स्फीयर से कनेक्ट कर दिया। ये मेटल प्लेट, अनदर मेटल प्लेट, इस मेटल प्लेट को एक मेटल रॉड से कनेक्ट किया और इसको एक ब्रास स्फीयर, हाईली पॉलिश्ड स्फीयर से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों मेटल रॉड को थ्रू द वायर इंडक्शन कॉइल से कनेक्ट कर दिया। इंडक्शन कॉइल से हाई पोटेंशियल आपको क्रिएट होता है। इस इंडक्शन कॉइल में यहां पे प्राइमरी और ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, इससे हाई वोल्टेज क्रिएट होता है। यही हमने यहां पे शो किया। अब जैसे इंडक्शन कॉइल से आपने हाई वोल्टेज सप्लाई किया तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के नियर एयर आयोनाइज हो जाते हैं। जब एयर आयोनाइज हो जाएगा तो एक स्पार्क क्रिएट होगा। इस स्पार्क को ऑब्जर्व करने के लिए यहां पे एक डिटेक्टर यूज किया गया। यही डिटेक्टर, जिसको रिंग से हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया, S1 डैश S2 डैश। अब जैसे ही एयर आयोनाइज हुआ तो इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क ये वेव फॉर्म क्रिएट हुआ, और यही वेव को
इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया और ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको यहां पे स्पार्क के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया। ये कॉपर और जिंक प्लेट एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, जिसका कैपेसिटेंस C एज्यूम किया गया। इंडक्शन कॉइल से इंडक्टेंस L मिला, तो इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज जो हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, इसका वैल्यू फाइंड किया गया। तो 1/2 पाई रूट LC, ये 5 × 10⁻7 हर्ट्ज मिला। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इससे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फाइंड करेंगे तो C बाई न्यू, C का वैल्यू 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻7, इसका वैल्यू फाइंड किया गया 6 मीटर इन द लेबोरेटरी। तो ऑब्वियसली इसका प्रोपेगेशन स्पेस में हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन इंटायर स्पेस में हो सकता है। तो यही हर्ट्ज ने LC सर्किट यूज किया, जिसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमने फाइंड किया 5 × 10⁻7 हर्ट्ज, और फिर इसका हम लोगों ने वेवलेंथ फाइंड किया 6 मीटर। आफ्टर हर्ट्ज मार्कोनी का भी कंट्रीब्यूशन, जेसी बोस का भी कंट्रीब्यूशन। तो जेसी बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेवलेंथ रेंज फाइंड किया 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर। तो ये हमारा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आपसे क्वेश्चन राइज होता 1 मार्क का। इसमें आपसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और यूजेस पूछे जाते हैं। तो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो पहला जैसे रेडियो वेव है, जिसका वेवलेंथ का ऑर्डर हमने लिखा 0.1 मीटर से स्टार्ट किया। याद करना आपके लिए इजी होगा। इसका यूज रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में। नेक्स्ट है माइक्रोवेव 0.1 मीटर टू 1 नैनोमीटर, और इसका फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू बिकम C बाई लैम्डा। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, सबके आप वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी। तो वेवलेंथ का ऑर्डर आप याद रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। माइक्रोवेव का यूज रडार में होता है। नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इंफ्रारेड वेव, जिसका 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर। एस्ट्रोनॉमी, नाइट विजन डिवाइस में ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज करते हैं। लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम, ये ऑलरेडी आपको याद होगा 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। इसका फ्रीक्वेंसी C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से आप फाइंड कर सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, विजन में, फोटोग्राफी में यूज करते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट लाइट 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। इसका यूजेस आप किलिंग बैक्टीरिया, जर्म्स इन फूड स्टफ, डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरेज 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। एक्सरे फोटोग्राफी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्किन डिजीज और ट्यूमर वगैरह में यूज करते हैं। गामा रेज, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर 10⁻³ नैनोमीटर से स्मॉलर होता है। इसका आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से। इससे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इन सब में यूज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंप्लीटली फिनिश किया 2 पार्ट में। थैंक यू एंड वेरी मच।